जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया और बहुत बार सवाल किया है कई वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि भारत का इंडिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन है, सबसे सेफ बैंक कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक कौन है जिसकी डूबने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया का सबसे सेफ बैंक कौन है, सुरक्षित बैंक कौन है और किस तरह से है, क्यों उसे सुरक्षित माना गया है और जो बैंक इस कैटेगरी में नहीं आता है क्या उसमें पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसमें अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, बाकी बैंकों में पैसा कितना सेफ है, बाकी सारे बैंकों में कितना सेफ है। मैं हर किसी के बारे में चर्चा करूंगा और बहुत कम समय लूंगा, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक आप जरूर कर देंगे। दोस्तों आपको बता दूं, देखिए बैंक जितने भी है भारत में, चाहे आपको बता दो स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, जितने भी बैंक हैं सारे आपको पता है कि सब RBI के गाइडलाइन पे काम करता है, RBI के अंडर में काम करता है, सबका देख रेख, सब पे नजर RBI का रहता है। तो इस मामले में तो सभी बैंक एक ही तरह का है, लेकिन कमाई के मामले में, पूंजी के मामले में, कर्ज के मामले में, बहुत सारे मामलों में बहुत सारे बैंक में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ये देखना है आपको बता दूं, देखिए सबसे सुरक्षित बैंक नंबर 1 पर एक सरकारी और 2 प्राइवेट को माना गया। एक सरकारी बैंक है, 2 प्राइवेट बैंक है। पहले बात करता हूं सरकारी बैंक के लिए। सरकारी बैंक में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरकारी बैंक के मामले में भारत का सबसे सुरक्षित बैंक माना गया। अब वो क्यों माना गया आपको बता दूं, वो इसलिए माना गया है कि इस बैंक का जो कर्ज देने में जो NPA रेट है वो बिल्कुल 1% से भी कम है। अब NPA क्या होता है मैं आपको बता दूं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होता है। जैसे कि वो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी लोगों को कर्ज दिया, चाहे बिजनेस लोन दिया, पर्सनल लोन दिया या फिर किसी होम लोन दिया, किसी प्रकार का किसी को लोन दिया, तो उसका लोन समय पे वापस आ रहा है, लोग कर्ज चुकता कर रहे हैं, समय पे वापस आ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, उसका कर्ज ना के मामले में लोगों के पास डूबा हुआ है, मतलब 1% से भी कम का रेशियो इसका है। तो इसीलिए इसका किसी प्रकार का कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है और ना ही होने की संभावना है, क्योंकि इसका जो पॉलिसी है वो बहुत ही हार्ड है। तो इसीलिए ये बैंक को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है और इसमें इसको डूबने का या फिर इसमें पैसा डूबने का या फिर इसको दिवालिया होने का दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है। ये सरकारी सेक्टर का सबसे टॉप का और सबसे नंबर 1 का बैंक माना गया। दूसरा प्राइवेट सेक्टर की बात बता दूं तो प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक का भी सेम रेशियो है। इसका भी NPA जो कर्ज दिए हुआ है उसका जो रिटर्निंग का रेशियो है वो 99% से भी ज्यादा है, मतलब कि 1% से भी कम है जो कर्ज इसका फंसा हुआ है, मतलब NPA में है। बाकी 99% से भी ज्यादा लोग सही समय पर कर्ज दे रहा है, वापस कर रहा है, लोन कहीं फंसा हुआ नहीं है, डूबा हुआ नहीं है, दिवालिया नहीं है। इसके अलावा बता दूं आपको, इसी प्रकार से ICICI बैंक, प्राइवेट सेक्टर का ये 2 बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो SBI, HDFC और ICICI बैंक, ये तीनों बैंक का सेम कैटेगरी है और तीनों का जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका बैकग्राउंड माना गया है और इसको हर साल इस मामले में नंबर 1 पे रखा जाता है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि ये देश का 3 बैंक ऐसा बैंक है जिसको सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक माना गया है और यहाँ पैसा डूबने का या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। अब आपको बता रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपको कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या फिर और बैंक हो गया, यूनियन बैंक, बहुत सारे भी बैंक बचे हुए जो आपको याद होगा या फिर आप जानते भी होंगे। तो आपको बता दूं, ये जितना भी बैंक है ये जरूरी नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग है तो बाकी बैंक डूब जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, वहां पैसा फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी का भले ही NPA ज्यादा हो सकता है, किसी प्रकार का पूंजी कम हो सकता है, कर्ज वसूली नहीं हो पा रहा होगा, वो अलग मामला है, लेकिन आपको बताऊं सारे बैंकों में सेम पैसा आपको सुरक्षित। अब बताता हूं कि अगर मान लिया कि कोई बैंक में हमने पैसा जमा कर रखा है, FD कर रखा है या फिर किसी प्रकार का अकाउंट खोल रखा है, करेंट हो, सेविंग हो, किसी प्रकार का कोई निवेश कर रखा है और बैंक डूब जाए तो फिर क्या होगा। तो आपको अभी भी बता रहा हूं, पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि बैंक कोई भी हो, चाहे वो किसी प्रकार का बैंक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, RBI के अंडर में, RBI के गाइडलाइन पे जो काम कर रही है जो भी बैंक अभी है, क्योंकि बिना RBI के लाइसेंस के कोई बैंक चल ही नहीं सकती, सीधा सा बात। तो समझ लीजिए सारे बैंकों को RBI का लाइसेंस मिला हुआ है।
तो आरबीआई के अंडर में काम कर रही है, वो बैंक अगर डूब जाती है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो जान लीजिए कि अगर डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो लोगों को घबराने की जरूरत किसी प्रकार की नहीं। 5 लाख रुपया तक पैसे आपके सुरक्षित रहते हैं, चाहे आपका 2 लाख जमा है, 3 लाख जमा है, 4 लाख जमा है, 5 लाख रुपया तक अगर आपका पैसा जमा है किसी प्रकार का, तो उतना पैसा का आपका बीमा रहता है। DICGC एक्ट 1961 की धारा 16(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का किसी भी बैंक में अगर पैसा डूब जाता है, मतलब बैंक डूब जाती है, दिवालिया अपने आप को घोषित कर लेती है, तो आपको बता दूं उसके जो कस्टमर हो गए उनको 5 लाख रुपया तक सुरक्षित माना जाएगा और DICGC उसके पैसे की भरपाई करेगा। 5 लाख रुपया तक उसका बीमा क्लेम में उसको 5 लाख रुपया तक पैसा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन जिनका 5 लाख रुपए से ऊपर पैसा जमा है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया जमा है किसी बैंक में और बैंक दिवालिया हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि उस पैसे की गारंटी कोई नहीं लेता है, क्योंकि 5 लाख रुपया तक ही सुरक्षित है। चाहे वो बहुत बड़ा बैंक है, बहुत छोटा बैंक है, कितना भी टॉप क्लास का बैंक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 लाख रुपया तक आपका पैसा सुरक्षित है। हालांकि ये 2021 से पहले 1 लाख रुपया ही था, लेकिन 2021 में निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में इस प्रावधान को लागू करते हुए बताया कि अब 5 लाख रुपया सुरक्षित रहेगा। तो 2021 के बाद से 5 लाख रुपया लोगों के सुरक्षित है। तो इस चीज को समझ लीजिए। अगर डूबने की परिस्थिति आती है, दिवालिया होने की परिस्थिति आती है, उस पीरियड में बता रहा हूं। लेकिन अभी ज्यादातर क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सरकार चाहती है कि कोई भी बैंक डूबे ही नहीं, किसी भी प्रकार से डूबे ही नहीं, कि लोगों को परेशानी हो, पब्लिक को परेशानी हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी महा घोटाला हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, कई छोटे छोटे बैंक डूबे हैं। तो उस परिस्थिति में अब क्या होता है कि अब कोशिश करती है सरकार की ना डूबे। अब क्या होता है, कोई बैंक कमजोर पड़ जाता है, सरकारी सेक्टर का बैंक तो लगभग ना ही डूबता है। होता क्या है, कोई बैंक कमजोर पड़ जाता है, उसके पास पूंजी नहीं रहता है, वो बैंक दिवालिया होने के कगार पर चला जाता है। तो आजकल क्या होता है, सरकार 2 बैंक का विलय कर देती है, किसी स्ट्रॉन्ग बैंक में उस बैंक को विलय कर देता है ताकि खाताधारक को कोई दिक्कत ना हो, सेम टू सेम उसका काम चलता रहे, सिर्फ बैंक का नाम चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंकों का विलय किया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक में कई बैंकों का विलय किया गया। इसके अलावा स्टेट बैंक में कई बैंकों का विलय किया गया। इससे बहुत सारे बैंकों का, छोटे छोटे बैंकों का बड़े बैंकों को मर्जर कर दिया गया, क्योंकि उस बैंक का स्थिति खराब होने जा रहा था। तो डूबने से अच्छा है कि किसी में जब मर्जर कर दिया जाता है तो लोगों के पैसा बच जाते हैं और वो खाताधारक बड़े बैंक का हो जाता है। तो सरकार ऐसा करती है, सरकार नहीं चाहती कि कोई बैंक डूबे, कोशिश करती है कि ना ही डूबे तो बेहतर है। लेकिन कभी कोई परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि कोई छोटे मोटे बैंक है और जिसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो डूबने के कगार में हो जाता है, दिवालिया घोषित कर हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहता है। और रही सेफ और स्ट्रांग बैंक की, जो बिल्कुल टॉप 3 में आता है, बिल्कुल टॉप 3 में आता है, जो मैंने आपको बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक। बाकी सारे बैंक भी अपनी अपनी जगह सही है। किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आप रहने दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यह बताया हो कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा है, कौन सा बैंक सामान्य कैटेगरी में आता है, ये मैं बताया हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि बैंक कोई घटिया होता है। बैंक कोई भी घटिया नहीं होता है, खराब नहीं होता है। सबके प्रोसेस वही होते हैं, टर्म कंडीशन वही होते हैं, RBI का रूल्स का सभी फॉलो करते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।